सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। आपकी जो तैयारी है जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा बेस्ट 1000 क्वेश्चंस जो है इनकी जो ये हमारी सीरीज चल रही है, इसका ये जो 9th सेशन आज हम लेने जा रहे हैं। 8 सेशन प्लस 8 सेशन की पीडीएफ हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दी है, जिनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप भी क्लास की पीडीएफ के माध्यम से भी आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है पिछली क्लासों के जो डाउट कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि सर आपने इसका जवाब गलत बताया है, सही बताया है, तो उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। और एक बैटरी को लेके जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी बच्चों ने कहा कि सर आप थोड़ा सा खुल के नहीं बता रहे हैं, तो आज हम बैटरी के बारे में भी एक छोटा सा 3 से 4 मिनट का सेशन इसी क्लास के स्टार्टिंग में लेने वाले हैं। तो आपको भी अगर कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चंस में, कोई भी आपका अगर सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम उस सवाल को नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में जरूर डिस्कशन करेंगे। तो आज जो 9th सेशन हम लेने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये हमारा 9th सेशन है भाई, ठीक है, क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 9th सेशन है। तो आप सबसे पहले तो 8 सेशन जो है जरूर देख लें। उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में या यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से भेजे हुए हैं। तो उनकी पीडीएफ भी भेजी हुई है और जो पेड कोर्स यूजर्स है उनको भी वहां पे दी हुई है। तो यहां पर सबसे पहले में जो डाउट वाली क्वेश्चन है, एक तो 6th जो क्लास थी, इसमें 287 नंबर जो क्लास क्वेश्चन था, इसमें प्रश्न था चौराहे पर सिग्नल की पीली बत्ती देखने पर वहां पहुंचने वाले वाहन चालक, when the yellow light at an intersection appears on the signal light, the driver of a approaching vehicle should, सावधानी बरतेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीली बत्ती देखेंगे उसी जगह ही रुक जाएंगे, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ेंगे, रुकने के लिए रफ्तार कम करेंगे। तो देखो होता क्या, येलो लाइट दो प्रकार से होती है, आप सभी को पता होगा। पहली बात तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, जो येलो लाइट है, येलो लाइट ये दो टाइप से होती है, ठीक है। एक तो येलो फ्लैश, YF लिख रहा हूं, एक येलो कंटिन्यू। तो येलो फ्लैश में क्या होता है, आपको स्लो करना होता है, स्लो एंड केयरफुली, केयरफुली, ठीक है, ठीक है। और येलो अगर कंटिन्यू है तो आपको स्लो, स्लो एंड रेडी टू स्टॉप, रेडी टू स्टॉप, यानी रुकने के लिए तैयार हो जाओ आप। यानी कि दो चीजें होती है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, हमारा मेन टारगेट क्या है, आप बताओ। आज हम जो ये सेशन ले रहे हैं, यहां पर हमें एक तो रियल में नॉलेज की बात करनी है, या जो एग्जाम में हमें क्वेश्चंस को लेकर बात करनी है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर दोनों काम करना है, तो बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं। प्रैक्टिकली आप कहेंगे कि सर यहां पे जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें रुकने के लिए रफ्तार कम करेंगे, बल्कि येलो कंटिन्यू का मतलब स्लो करके फिर आपको गाड़ी रोकना होता है, क्योंकि येलो अगर कंटिन्यू लाइट है तो इसका मतलब होगा हमें स्टॉप करनी है गाड़ी को, स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी को रोकना है। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शन है, वहां पे आपको कहां पर ऐसा दिख रहा है, कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है कि जहां पर ये कह रहे हो कि स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी रोक लेंगे। देखो ऑप्शन नंबर 1, सावधानी बरतेंगे और आगे बढ़ेंगे, गलत हो गया ना। ये होता है येलो फ्लैशिंग में, येलो फ्लैशिंग अगर लाइट है तो होता, इसलिए इसको मैं यहां पे कट कर रहा हूं। पीली बत्ती देखते ही उसी जगह रुक जाएंगे। आप अगर स्टॉप लाइन तक पहुंचे ही नहीं है तो येलो लाइट देखते ही पहले थोड़ी रुक जाएंगे, मतलब बी भी गलत हो जाएगा। अगर ये देखते हम कि पीली बत्ती देखते ही हम स्टॉप लाइन से पहले रुक जाएंगे तो सही हो जाता, तो बी गलत है। हॉर्न बजाकर आगे बढ़ेंगे, ये भी गलत है। फिर बचा रुकने के लिए रफ्तार कम करेंगे, रुकने के लिए रफ्तार कम कर रहे हैं हम, रफ्तार कम कर रहे हैं क्योंकि अभी हम चौराहे के पास में जो स्टॉप लाइन है वहां से दूर हैं। तो जैसे हमने येलो लाइट को देखा तो हम क्या करेंगे, रफ्तार कम करेंगे। रफ्तार कम क्यों करेंगे, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। और येलो जो लाइट है इसका मतलब यही है कि आपको गाड़ी को रोकना है, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। एग्जाम में आज तक मैंने कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन देख लिया है, आपको डी ही करना है, दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाना है, समझ गए ना। जो कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आया नहीं आया, मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया, मेरे जो समझाने का तरीका है वो आपके समझ में आया नहीं आया। एक प्रश्न नंबर 34 है, व्हेन स्कूल बसेस आर स्टॉप्ड फॉर पिकिंग अप और गेटिंग डाउन स्टूडेंट्स, जब स्कूल बसों को छात्रों को लाने या उतारने के लिए रोका जाता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो है, जब भी गाड़ी रुकती है, पहली बात तो हम ये भी कह सकते हैं कि बस रुकेगी तो रोड के ऊपर क्यों रुकेगी, नीचे उतर के रुकना चाहिए ना, साइड में लेके। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे जो एग्जामिनर है वो आपके माइंड को भी, आपके माइंड के बिहेवियर को पहचाना चाह रहा है
कि बाय द वे आपके सामने बस खड़ी है, स्कूल बस, बच्चों को लेने और उतारने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती है? तो आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि स्कूल की बस है, बच्चे छोटे होंगे, वो ज्यादा समझदार नहीं होंगे कि किधर से व्हीकल आ सकता है। तो उस जगह एक ड्राइवर होने के नाते आप पीछे से आ रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि गाड़ी को एकदम सावधानी से धीरे कर लेंगे, हॉर्न भी बजाएंगे और पूरा सावधानी से निकलेंगे या फिर गाड़ी को रोक ही लेंगे जब तक बच्चे निकल ना जाए या गाड़ी रवाना ना हो जाए। तो यहां पर देखो, ब्लो हॉर्न एंड प्रोसीड गलत हो जाएगा, कोई इसका तुक नहीं है, ये तो किसी भी कंडीशन में मतलब कि नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो यहां पे दोबारा बताता हूं मैं, ऑप्शन नंबर एक तो यहां पे गलत हो जाएगा। प्रोसीड स्लोली एंड कॉस्टली सिंस देयर इज चांस ऑफ स्टूडेंट्स सडनली क्रॉसिंग द रोड, यानी कि बच्चे आ सकते हैं, धीरे जाएंगे, सावधानी से जाएंगे क्योंकि बच्चों के रोड पे आने का चांस है। नो स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ देम इज राइट, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब एक जो बड़ा जो यहां पे फैक्टर है कि सर एक बैटरी के लेके सवाल तो आए हैं, मैंने बताया भी है, लेकिन बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा सा खुल के बताइए। तो बैटरी के क्वेश्चंस जो है यहां पर मैंने स्पेशली आपके लिए ऐड किए हैं। जो बच्चों ने बैटरी के क्वेश्चंस की डिमांड करी है, एक दो मिनट में यहां पे आपकी लूंगा। सबसे पहली बात तो बैटरी जो होती है, बैटरी की नीड यानी कि गाड़ी में आवश्यकता क्यों होती है? तो मेन जो पर्पज होता है ना, मेन पर्पज क्या है गाड़ी को बैटरी को लगाने का? स्टार्टिंग, गाड़ी को स्टार्ट करना, स्टार्ट सेल्फ मोटर एंड इंजन, यानी कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए यहां पर गाड़ी में बैटरी का मेन काम होता है। एक तो होता है प्राइमरी वर्क, एक सेकेंडरी वर्क। तो प्राइमरी वर्क यह है कि गाड़ी को जब स्टार्ट करेंगे तो सेल्फ स्टार्टर मोटर को अत्यधिक करंट की आवश्यकता होगी, तो इसलिए बैटरी लगाई जाती है। सेकेंडरी वर्क तो बहुत सारे होते हैं, वाइपर चलाना या गाड़ी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उन सबको जो है विद्युत सप्लाई यहां पे देनी होती है। तो यहां पर हम कुछ फैक्ट यहां पे जानेंगे। तो यहां पे सबसे पहला है एलएमवी। एलएमवी गाड़ी जो होगी इसमें मैं बात करता हूं एम्पियर की। तो यहां पे 65 से लेके 75 एम्पियर तक की बैटरी काम में आती है। वोल्टेज की बात करता हूं तो 12 वोल्टेज की बैटरी काम आती है। एचएमवी में बात करता हूं तो एम्पियर की, तो यहां पर मैं बात करता हूं 100 से लेके 150 तक यहां पे एम्पियर होते हैं। वोल्टेज की बात करता हूं तो यहां पे 12 वोल्टेज की बैटरी प्लस 12 वोल्टेज की। छोटी एचएमवी में भी जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे 26 सीटर बस है, छोटा ट्रक है, तो उनमें 12 वोल्टेज की बैटरी। अब यहां पे एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन एम्पियर इसका 120 130 हो सकता है, ठीक है। लेकिन आजकल बड़ी गाड़ियों में एक जब जितना बात वही है कि गाड़ी का जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है वो अगर बड़ी है, गाड़ी का इंजन अगर बड़ा है तो उसको ज्यादा करंट की आवश्यकता है, तो उसमें बैटरियां 2 लगा देंगे, लेकिन करंट वही रहेगा। तो यहां पर 120 से लेकर 150 तक एम्पियर वाली गाड़ी जो बैटरियां हैं काम में लेते हैं, लेकिन वो 2 हो जाएगी। अब ये जो 2 बैटरी हैं इनको किस क्रम में जोड़ेंगे? तो ये सीरीज क्रम में जुड़ेगी, SERIES सीरीज का मतलब है 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 2 बैटरियां हैं और ये यहां पर गाड़ी के ये व्हीकल के तार होंगे, यहां पे व्हीकल VEHICL व्हीकल को सप्लाई वाले। यहां पर एक तो मैंने माइनस लिख दिया और ये प्लस लिख दिया, ठीक है। ये 2 बैटरियां हैं, ये पहली बैटरी है और ये दूसरी बैटरी है। अब इनका हमें कनेक्शन करना हो तो कैसे करना है? हमें यहां पर पहली बैटरी को दूसरी बैटरी से जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहली का प्लस और दूसरी का माइनस आपस में जोड़ देंगे। हम इसको यहां से ऐसे जोड़ सकते हैं, देखो जोड़ दिया ना, इनको आपस में जोड़ दिया, एक का प्लस एक का माइनस। अब बचा क्या, एक का माइनस और एक का प्लस। तो अब इस माइनस को माइनस से जोड़ दो, माइनस से माइनस को जोड़ दो और प्लस से प्लस को जोड़ दो, हो गया कनेक्शन। यानी कि ये सीरीज क्रम में जुड़ती है। अब ये कनेक्शन ऐसे होते हैं गाड़ी के, ठीक है, मैंने कनेक्शन बता दिया। अब होता है एक टॉपअप। गाड़ी में टॉपअप से पहले समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट। गाड़ी में जो बैटरी में लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, वो 2 पदार्थों का मिश्रण होता है, पानी प्लस तेजाब, ठीक है। तेजाब के रूप में H2SO4 काम में आता है। पानी में डिस्टिल्ड शुद्ध वाष्पीकृत जल आता है जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। ये दो का मिश्रण होता है। अब पानी जो होगा इसका परसेंट बात करते हैं, 60% इसका रेशियो होता है। तेजाब का 40% रेशियो होता है ऑलमोस्ट।
अब ये 65 भी हो सकता है, 65, और ये 35 भी हो सकता है। ये तो अब कंपनियों पे डिपेंड करता है। अब एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि हाइड्रोमीटर से नापते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर का काम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना। अब आप सभी को पता होगा कि यहां पर जो डिस्चार्ज बैटरी होगी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.121 तक होगी। जो चार्ज बैटरी होगी उसकी, ये तो होगी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। आप खुल के पूछ रहे तो बता रहा हूं, बहुत डीपली है ये ज्ञान, ये छोटा ज्ञान नहीं है। और एक होगा 1.26, तो ये ग्रेविटी होगी चार्ज, वो भी फुल चार्ज में होगा। अब यहां पर एक बात आई है टॉपअप की। गाड़ी की बैटरी को जब भी टॉपअप करना हो तो टॉपअप करते समय हम केवल इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर। एसिड कभी भी नहीं डालना चाहिए। एसिड कब डाला जाएगा? जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे तो जो हाइड्रोमीटर है वो अगर यहां पे तेजाब यानी कि गंधक का तेजाब या अम्ल की मात्रा कम बताता है तो एक मिस्त्री ही वहां पे जानकारी के अनुसार टॉपअप करते समय पानी के साथ साथ जो तेजाब है वो भी डाल सकता है। लेकिन एक कभी भी ड्राइवर को टॉपअप करते समय गाड़ी में तेजाब नहीं डालना चाहिए, क्यों? ये खतरे से खाली नहीं होता, तेजाब खतरनाक होता है। तो यहां पर आप केवल पानी डाल सकते हैं, और पानी भी कितना? आप बैटरी के ऊपर जो वेंट होल होते हैं उन सभी को खोल के सभी में समान रूप से पानी डालेंगे। दूसरी बात एक ध्यान रखेंगे, कभी भी उनको पूरा फुल नहीं भरना है। उनको आप ऑलमोस्ट में सीधे तरीके में बताऊं तो आपको लगभग 75% ही भरना है, 25% उनके अंदर खाली जगह रहनी चाहिए। कोई भी चीज हो गाड़ी में, चाहे वो इंजन ऑयल हो, ब्रेक ऑयल हो, क्लच ऑयल हो, गियर ऑयल हो, डिफरेंशियल ऑयल हो, चाहे आपका बैटरी का टॉपअप हो, चाहे कुछ और हो, रेडिएटर हो, सभी में जहां पे लिक्विड डाला जाता है उस चीज को, उस कंटेनर को 100% फिल नहीं किया जाता, उसको थोड़ा सा खाली छोड़ा जाता है। क्योंकि लिक्विड जब रनिंग में आएगा, जब गर्म होगा, हॉट होगा, तो वो फिर एक्स्ट्रा वहां पे उसको जो है जगह चाहिए होगी और वो उस कंटेनर को फाड़ देगा अगर आपने पूरा भर दिया तो आपको ऐसा नहीं करना है। बैटरी फूल के खराब हो जाएगी अगर आपने पूरे भर दिए तो नहीं भरना है। अब बात करते हैं चार्जिंग की। जो चार्जिंग के लिए गाड़ी में एक तो अल्टरनेटर लगा रहता है, अल्टरनेटर, ठीक है। एक अल्टरनेटर होता है, एक डायनमो होता है। डायनमो ओल्ड व्हीकल में होता है, ठीक है। और ये अल्टरनेटर न्यू व्हीकल में होता है, न्यू व्हीकल। समझ गए क्या? दोनों का काम बैटरी को चार्ज करना है। अल्टरनेटर एसी निकालता है, डायनमो डीसी निकालता है। अब देखो अल्टरनेटर जो है वो मतलब लो एंड हाई दोनों आरपीएम पर काम कर सकता है, लेकिन जो डायनमो होगा केवल हाई आरपीएम पर ही काम करता है। हाई आरपीएम का मतलब है जब गाड़ी तेज चलेगी केवल तभी बैटरी को चार्ज करेगा, कौन? डायनमो। लेकिन अल्टरनेटर एक बार घूम गया तो घूमते समय बैटरी को चार्ज कर देगा। तो इसलिए डायनमो की बजाय अल्टरनेटर ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हम गाड़ी को तेज चलाएं, है ना। तो फिर वो अगर तेज नहीं चलाएगा तो फिर डायनमो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, जो समस्या रहेगी। अब है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। जो लाइट से चलने वाली बैटरियां होती है इनमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, लिथियम बैटरी, ठीक है। और जो लेड एसिड बैटरियां होती है वो जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए फोर स्टार्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी काम में आ रही है वो लेड एसिड बैटरी होगी। जो गाड़ी को लाइट से चलाते हैं, जो बैटरी से चलाते हैं, उनमें लिथियम बैटरी यूजफुल होती है। और मोस्टली जो यहां पे व्हीकल्स होते हैं इन सभी में यहां पर बैटरी कौन सी होती है? लिथियम बैटरी होती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सी बैटरी होगी? लिथियम बैटरी होगी। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, काफी लंबा समय ले लिया, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अब हम रेगुलर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, क्योंकि एक रेगुलर सीरीज चल रही है, एग्जाम नजदीक आ गया है तो हम ज्यादा समय नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 401 और आज का पहला क्वेश्चन, Which of the following documents need to be submitted as a proof for residence address to obtain a driving license in India? भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निवास पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा? जब आप डीएल लेंगे, कंपलसरी कर दिया गया है डीएल के लिए 2019 के बाद में आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड, आप बिना आधार कार्ड के डीएल और आरसी नहीं अप्लाई कर सकते। तो पैन कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कैंसल्ड चेक, तो
तो यहां पर वोटर आईडी कार्ड होगा तो आपका एड्रेस जो है वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जहां पर आप रहते हैं वहां पर वोट देते हैं तो वहीं का बनेगा। तो वोटर आईडी कार्ड आपके एड्रेस के दस्तावेज के रूप में काम आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कंपलसरी कौन सा डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड कर दिया गया है। कब से? 2019 में, जब से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ है तब से यहां पे आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर में यहां पे 402 की ओर चलते हैं। व्हाट शुड द मैक्सिमम वेट ऑफ लाइट मोटर व्हीकल एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? यहां पे एलएमवी कार होगी, एलएमवी कार का बिलो 7,500 यहां पे किलोवाट किलोग्राम जो वेट होगा वो होता है। मीडियम मोटर व्हीकल जो होती है वो 7.5 टन से लेके 12 टन के बीच होता है, ठीक है। और हेवी गाड़ियां जो होती है इनका वजन होता है 12,000 किलोग्राम से प्लस होता है, ठीक है, अधिक होता है। तो यहां पर छोटी गाड़ी का पूछा है तो 7,500 किलोग्राम इसका वेट हो जाएगा। इस टन को आप 7,500 किलोग्राम केजी टू 12,000 केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारी यात्री मोटर वाहन माना जाएगा? भारी यात्री मोटर वाहन तो सभी को पता है, एक सिंपल सा फैक्ट अभी मैंने आपको बताया था, एनी व्हीकल विथ अनलेडन वेट ऑफ 12,000 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न सिंह 404, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वार्निंग साइन? यानी कि चेतावनी संकेत, इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुलेटरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइन, कॉशनरी साइन, कॉम्प्लीमेंट्री साइन। तो कॉशनरी यानी कि सावधान करने का संकेत जो होगा, ये क्या करते हैं? स्थिति बताते हैं किसकी? सड़क की, कि भी सड़क टूटी फूटी है, उबड़ खाबड़ है, सामने कोई स्कूल है, कोई क्रॉसिंग है, क्या है ना। तो ये चेतावनी बताते हैं, आगे मोड़ है, आगे ब्रेकर है, आगे कोई चट्टान है, आगे नदी है। तो ये एक प्रकार का सावधान करते हैं कि आगे सड़क की स्थिति क्या होगी और आपको उस स्थिति के अनुसार कैसे चलना है। तो इसलिए चेतावनी संकेत आपको सावधान करने के लिए होते हैं, इसलिए इनको कॉशनरी साइन और वार्निंग साइन आप इसको बोल सकते हैं। वेयर शुड द ऑन टो साइन बी प्लेस्ड फॉर ए व्हीकल बीइंग टॉव्ड? खींचे जा रहे वाहन के लिए ऑन टो चिन्ह कहां लगाया जाना चाहिए? दाहिनी ओर, बाएं तरफ, सामने की ओर, पीछे की तरफ। तो यहां पे कोई दो व्हीकल होंगे, एक व्हीकल ये है, एक व्हीकल ये है, दोनों ये आगे जा रहे हैं। ये ए व्हीकल है, ये बी व्हीकल है, ये मेन जो है यहां पे गाड़ी है, और ये टॉव्ड व्हीकल है, टॉव्ड व्हीकल है, ठीक है। पहली बात तो दोनों के मध्य जो दूरी होगी ये 5 मीटर होगी। कितनी होगी? 5 मीटर। और टो यहां पे लिखा होगा, टो इस व्हीकल के पीछे, रियर में, टो ऑन रियर, रियर विंड स्क्रीन, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना पीछे लिखा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ताकि पीछे से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको पता चल जाए आगे जो चल रहा वाहन है वो टो किया हुआ है। अगला सवाल हमारे सामने जो है आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 which of the following documents need to be submitted at the time of renewal of vehicle registration? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आधार ऑफ द ड्राइवर। तो यहां पर ड्राइवर का आधार, ड्राइवर के आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई मतलब नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई मतलब नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस आपके पास में होना चाहिए, और बाकी कोई चीजें जरूरी नहीं है। आप सभी को पता होगा धारा 196 में यहां पे ऑफेंस बताती है, धारा 145 और 146 में इंश्योरेंस को आप सभी को पता है कंपलसरी किया गया है, नीड ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। और नहीं करेंगे तो ये ऑफेंस है, और 2000 का जुर्माना, 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और इंश्योरेंस आपके पास में होनी चाहिए, अदरवाइज आपके व्हीकल का जो रिन्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। According to the Motor Vehicle Act 1988, within how many days of expiry of vehicle registration application should be made for its renewal? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वाहन पंजीकरण की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाना चाहिए? तो इसके लिए यहां पर आप जो है 60 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके बाद में पेनल्टीज लग सकती है। प्रावधान है 60 दिन के भीतर आप रिन्यू के लिए अप्लाई करें, अन्यथा आपके ऊपर जो पेनल्टीज या टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है।
जो करंट में रूल होगा स्टेट गवर्नमेंट पे ये छोड़ा गया है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के रूल को फॉलो आगे करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following options helps in the easy navigation of roads? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्गों के आसान नेविगेशन में मदद करता है? ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक रूल, रोड सेफ्टी एजुकेशन, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। तो यहां पे ट्रैफिक साइन होंगे, वो यहां पर मार्गों के आसान नेविगेशन में जो है यहां पे हेल्प करेंगे। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following options is the correct way to wear a seat belt? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीट बेल्ट पहनने का सही तरीका होता है? बेल्ट का ऊपरी हिस्सा बाहां के नीचे पेट को गलत हो जाएगा। The upper portion of the belt should be over the shoulder बिल्कुल राइट है। Covering the abdomen tightly, यानी कि बेल्ट का ऊपरी भाग कंधे के ऊपर होना चाहिए और पेट को कसकर ढकना चाहिए। कंधे के ऊपर और पेट के ऊपर से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कि आप सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब भी आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो सीट बेल्ट को हाथ से खींचते समय आप राइट से खींचेंगे या लेफ्ट से, यानी कि सीट बेल्ट को अपने ऊपर कसने के लिए आपका जो स्टार्टिंग होगा कौन से हैंड से होगा, सबसे बेस्ट वे आपको बताना है। Which among the following statements is incorrect regarding an educational institute bus? एक शैक्षणिक संस्थान बस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? An educational institution bus means omnibus, यानी कि एक शैक्षणिक संस्थान जो बस होती है वो सर्वग्राही, जिसमें आप कह सकते हैं 5+ यात्री इसमें बैठते हैं ड्राइवर के अलावा। ठीक है, मान गए ओमनीबस। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्टूडेंट्स, इसका उपयोग छात्रों के परिवहन के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इट्स स्टाफ को जो परिवहन करने के लिए भी ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग जनरल पब्लिक, ये गलत हो जाएगा। जनरल पब्लिक को आप एजुकेशनल बसेस में आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। समझ गए ना क्या पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। Which of the apex body in India that decides on the driving related rules? दोस्तों यहां पर हम बिना फालतू का 1 मिनट का भी टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। कोई भी आपका डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। समय बड़ा बलवान है, समय की को हमें सेव करना चाहिए, आपके समय की कीमत है। एग्जाम सर माथे पर है, हमें फास्टली करना पड़ेगा, मैं माफी चाहूंगा। फिर भी आपका कोई सुझाव है मेरे पढ़ाने को लेके, स्क्रीन के ऊपर आपको जो प्रश्न दिखाई देख रहे हैं क्वालिटी है या नहीं है, वॉइस को लेके जो भी आपका सुझाव है वो आप जरूर बताएं। मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, मैं फास्ट पढ़ाता हूं, स्लो पढ़ाता हूं। हालांकि YouTube ने बहुत अच्छा काम किया है, स्लो और स्पीड करने का ऑप्शन आपको दिया है। भारत में ड्राइविंग संबंधी नियमों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप सभी को पता है 1988 में एक संस्था की स्थापना हुई थी, मोर्थ की स्थापना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहां पर डिसाइड करती है ड्राइविंग रिलेटेड रूल्स। भारत में कोई भी अमेंडमेंट होगा, जैसे कि यहां पे 2019 का संशोधन हुआ था, तो ये हेड डिपार्टमेंट मोर्थ ही था, जिसकी स्थापना 1988 में भारत के नई दिल्ली में वहां पर हुई थी। ये एक प्रकार का मंत्रालय है। नितिन गडकरी महोदय हमारे इसके वर्तमान में मंत्री है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम ट्रांसपोर्टेशन में किया है। Which rule of the Central Motor Vehicle Rules 1989 made compulsory to have first aid kit on board? केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम ने बोर्ड पर प्राथमिक चिकित्सा किट रखना अनिवार्य कर दिया गया? यानी कि कौन सा रूल है जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स आपके गाड़ी के अंदर होना या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर होना जरूरी कर दिया गया? तो नियम बताना है। बहुत सिंपल है, नियम 138 ये कहता है फर्स्ट एड किट आपके पास में होना चाहिए। फर्स्ट एड किट ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT रिक्वायरमेंट। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, स्पेलिंग में एरर हो सकती है, आप चिंता मत करना। हैंडराइटिंग भी सही नहीं है, लेकिन मैं बोल के जो बताऊंगा सही बताऊंगा, ठीक है ना? क्या आपको लगता है कि मुझे हैंडराइटिंग में सुधार करना चाहिए या आप काम चला लेंगे? ये बताना। मैं हैंडराइटिंग पे ध्यान दूं या केवल पढ़ाने पे अच्छा ध्यान दूं? मुंह से बोल के जो बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा या हैंडराइटिंग से लिखने से समझ में आएगा? थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में सुझाव दें आप। मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा खराब तो नहीं है। प्रश्न संख्या 413, व्हाई डज द ऑयल प्रेशर लाइट शो ऑन योर व्हीकल डैशबोर्ड? व्हीकल के डैशबोर्ड पे ऑयल प्रेशर की लाइट दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? इसका मतलब क्या है?
तो जब भी इंजन ऑयल की लाइट ऑन होगी, इसका सीधा सा मतलब है कि इंजन ऑयल का जो प्रेशर है, दबाव है, लेवल है, वो कम हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इट मे मीन दैट योर इंजन हैज लॉस्ट नॉर्मल ऑयल प्रेशर, यानी आपका जो इंजन है वो इसने इंजन ऑयल का लेवल कम कर दिया है या प्रेशर कम कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा इंजन जो होता है, इंजन के अंदर यहां पे 15W40 ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल यहां पे किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, बात करते हैं इंजन ऑयल को बदलने की। ऑलमोस्ट यहां पे 10,000 किमी पे आपको इंजन ऑयल बदलना चाहिए। ठीक है, सर्विस के दौरान इंजन ऑयल बदलाते हैं। प्रश्न संख्या 414, व्हाट रूल मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ओवरटेकिंग ए व्हीकल, किसी वाहन को ओवरटेक करते समय किस नियम का ध्यान रखना चाहिए। नो व्हीकल शुड बी ओवरटेकन एवर, यानी कि कभी भी किसी वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। व्हीकल शुड बी ओवरटेकन फ्रॉम द राइट बाय वार्निंग द ड्राइवर हेड, आगे वाले ड्राइवर को चेतावनी देकर वाहन को दाहिनी ओर से ओवरटेक करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। व्हीकल शुड बी ओवरटेकन फ्रॉम द लेफ्ट बाय वार्निंग द ड्राइवर हेड, गलत हो जाएगा, लेफ्ट साइड से आप ओवरटेक नहीं कर सकते भाई। ठीक है, व्हीकल शुड बी ओवरटेकन ओनली इफ अदर व्हीकल ट्राइज टू इंक्रीज स्पीड एंड ओवरटेक यू, आपको केवल उस समय ओवरटेक करना चाहिए जब आपको कोई दूसरा व्हीकल ओवरटेक करने का प्रयास करता है या स्पीड को इंक्रीज करता है। ये तो भाई एक प्रकार की लापरवाही हो गई, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। According to the Motor Vehicle Act 1988, what is the punishment of driving without a valid license? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर सजा होगी। धारा यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा, धारा 3 व 4 और 1 5, 5 जो है मालिक को जिम्मेदार ठहराती है और 3 और 4 जो है ड्राइवर चालक के लिए। अब आप इन दोनों का उल्लंघन करते हैं तो धारा 180 और धारा 181 दो धारा लगती है, दोनों के तहत ही 5-5 हजार का जुर्माना है। धारा 180 यहां पे मालिक के लिए है, मालिक जिम्मेदार होगा, और धारा 181 चालक स्वयं जिम्मेदार होगा। दोनों के प्रावधान में 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यानी धारा 3 और 4 कहती है कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए, नहीं है तो चालक जो गाड़ी चला रहा है वो खुद जिम्मेदार है और आप यहां पे 5,000 रुपए भरेंगे जुर्माने के रूप में। और साथ ही दोस्तों यहां पर अगर भी एक मालिक है, उसको पता है कि यार जो चालक है उसके पास में डीएल नहीं है, उम्र में कम है, तो फिर वो खुद भी जिम्मेदार है, क्यों उसने व्हीकल क्यों दिया, तो उसके ऊपर भी 5,000 का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो यहां पर फाइन अप टू 5,000 और इंप्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स और बोथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया इफ ए पर्सन फेल्स इन द लर्निंग लाइसेंस टेस्ट he can appear for the retest after a gap up, भारत में यदि कोई व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में फेल हो जाता है तो वह कुछ अंतराल के बाद दोबारा टेस्ट दे सकता है। तो आप सभी को पता होगा फर्स्ट में फेल तो 7 दिन के बाद में आपको रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट 3 टाइम 7 डेज, आफ्टर 7 डेज आपको मौका मिलेगा और इसके बाद में 60 डेज के बाद में मिलेगा। 3 बार अगर आप फेल हो जाएंगे फिर आपको 60 दिन की ट्रेनिंग अलग से करनी पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग। प्रश्न संख्या 417 आपके सामने आ चुका है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है आपके लिए एक स्टडी टॉम की ओर से एक बेस्ट ई बुक तैयार की गई है जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट कलेक्शन है और वो हर एग्जाम के लिए काम का साबित होगा। वो ई बुक है, देखो ये ड्राइवर एग्जाम ई बुक 2024 1000 प्लस पीवाईक्यू, जिसमें हालांकि मैंने 1200 प्लस क्वेश्चंस दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिलिंगुअल है इंग्लिश एंड हिंदी में, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। तो ये कहां पर है, स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वहां पर आपको मिलेगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके लिए 99 रुपए पे करने पड़ेंगे। कैसे लेनी है, सबसे पहले आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं आपको इस ऐप का लिंक भेज दूंगा और आपको स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यहां पे डाउनलोड करके इसमें एक ई बुक का ऑप्शन आएगा, उस ई बुक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इफ ए ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक्ड देन विथ इन हाउ मेनी डेज कैन द पर्सन या ड्राइवर अपील टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यदि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है
तो वह व्यक्ति या चालक कितने दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकार के पास अपील कर सकता है? आप सभी को पता होगा एक दावा न्याय अधिकरण यहां पे बनाया गया है। दावा न्याय अधिकरण, क्लेम ट्रिब्यूनल, जिसे हम कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 165 में इसका प्रावधान है। ठीक है, तो यहां पर इसमें आप 30 दिनों के भीतर भीतर आप इसकी अपील कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार बिना काम मुझे परेशान कर रहे हैं, चालक का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं, तो आप अपनी अपील कर सकते हैं। What mark is generally used on the first aid kit for easy spotting? आसानी से पता लगाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट पर आमतौर पर किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट एड किट के लिए यहां पे रेड कलर में प्लस का सिंबल होता है, बिग रेड प्लस साइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे एक राइट आंसर हो जाएगा। Which among the following is a road safety informatory sign? निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा सूचनात्मक चिन्ह है? हॉस्पिटल, आप सभी को पता होगा अस्पताल का जो चिन्ह है वो चौकोर आकृति में यहां पे अस्पताल का प्लस प्लस बेड भी होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यहां पे किसमें होगा? त्रिभुज में। नेरो रोड अहेड, ये भी त्रिभुज में। पार्किंग, नो पार्किंग का भी त्रिभुज में। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। What is the age limit in connection with driving of private motor vehicle under the Motor Vehicle Act 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत निजी मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा मैंने आपको कई बार बता दिया है। एक तो विदाउट गियर की बात कर ले तो विदाउट गियर तो 16 साल हो सकती है। विथ गियर की बात हो जाए, विथ गियर कोई व्हीकल है तो 18 साल होनी चाहिए। एलएमवी या कार के लिए यहां पे या प्राइवेट व्हीकल के लिए, प्राइवेट व्हीकल इन तीनों के लिए यहां पे 18 साल उम्र होनी चाहिए। और एचएमवी या हेवी गाड़ियां होगी तो 20 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 421, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर कॉशनरी ट्रैफिक साइन? यानी चेतावनी या सावधानी पूर्वक यातायात संकेत का उदाहरण। गति सीमा गोल आकृति में होगा। अंदर आना मना है, नो एंट्री, नो एंट्री का भी गोल आकृति में होगा। हॉर्न प्रोहिबिटेड, कोई भी चीज है उसको मना किया गया है, भोंपू बजाना, तो ये भी गोल आकृति में होगा। साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग भाई यहां पे इस टाइप से होगा। चेतावनी संकेत है साइकिल क्रॉसिंग। ठीक है, एक तो साइकिल लेन होता है, एक साइकिल क्रॉसिंग त्रिभुज में होगा, लेकिन CYCLE साइकिल लेन यहां पर गोल आकृति में होगा और ये ब्लू में होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड में रखना है भाई। ये एक साइकिल लेन होगा, वो किसमें होगा? ब्लू में, और एक कंपल्सरी साइन होगा। लेकिन साइकिल क्रॉसिंग त्रिभुज में और चेतावनी संकेत होगा। दोनों में फर्क है, साइकिल क्रॉसिंग और साइकिल लेन में। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 422, व्हेन शुड वी डायल इन 108 इमरजेंसी सर्विसेज? हमें 108 आपातकालीन सेवा कब डायल करनी चाहिए? तो 108 नंबर है वो एम्बुलेंस है। किसके रिगार्डिंग? तो यहां पर है वो जो है लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि हेल्थ कोई इश्यू है, हेल्थ कोई इश्यू है ना, स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को पता होगा 100 नंबर जो होते हैं पुलिस के होते हैं, 101 फायर ब्रिगेड के, 102 एम्बुलेंस के और 108 वो भी एम्बुलेंस के। अब बात करता हूं मैं 100, 101 और 108 तीनों के लिए 112 नंबर है, ये जो यूनिक नंबर है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप 112 नंबर डायल करेंगे तो वहां से उठाएंगे, एक मैडम बोलेगी कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं, तो आप कहेंगे कि मुझे यहां पर पुलिस की आवश्यकता है, तो वो उस कॉल को 100 नंबर पर ट्रांसफर कर देगी। आप कहेंगे मुझे फायर की आवश्यकता है तो 101 पे ट्रांसफर कर देगी। आप कहेंगे मुझे तो हेल्थ इश्यू है, मुझे अस्पताल जाना है, तो 108 नंबर पे, और वो भी आप जिस एरिया में है वहां के नजदीकी एम्बुलेंस के पास जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से एम्बुलेंस के पास आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 423, यूजिंग क्लच एज फुटरेस्ट कैन लीड टू? यानी कि आप क्लच का प्रयोग करते हैं कैसे? फुटरेस्ट, पैर को आराम देने के लिए। तो आप सभी को पता है क्लच जो होती है, क्लच फ्रिक्शन मेथड पर काम करती है भाई, फ्रिक्शन मेथड पे। ठीक है, और इससे क्या होगी? रगड़ खाएगी, फ्रिक्शन होगा।
फ्रिक्शन होगा तो यहां पे क्या है, अगर आप लगातार ज्यादा यूज में करेंगे तो हीट हो जाएगी, हीट हो जाएगी। हीट होगी तो यहां पर कौन सा प्रदूषण होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 423, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल होल्ड गुड इफ द कार टायर आर इन्फ्लेटेड रेगुलरली। यदि कार के टायरों में नियमित रूप से हवा भरी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अच्छा रहेगा। द कार विल कंज्यूम लेस फ्यूल, यानी कार कम ईंधन खपत करेगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन का लोड नहीं पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो वो नहीं आएगा। ऑप्शन एक ठीक है। द कार इंजन विल गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाएगा, गलत बात है। टायर में सही हवा भराने से खराब थोड़ी होता है। द कार विल मेक नॉइज व्हाइल ड्राइविंग, नहीं, यह भी गलत है। बल्कि आप अगर समय पर हवा नहीं भरवाते हैं, ज्यादा भरवाते हैं, कम भरवाते हैं तो आवाज करेगा। द कार ब्रेक्स विल बी अफेक्टेड, सही अगर एयर प्रेशर है तो कार के ब्रेक अफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन आपको देखो यहां पे सारी चीजें बता दी है। अगर आपने एयर प्रेशर जो है सही नहीं रखा, एयर प्रेशर सही नहीं रखा, तो ये सारे कारण हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओक्यूर्स व्हेन ए ड्राइवर हैज पुअर विजन। निम्नलिखित में से क्या होता है जब ड्राइवर की दृष्टि खराब होती है। एक ड्राइवर जो है उसकी दृष्टि सही नहीं है तो क्या हो सकता है। रिस्क ऑफ कोलिजन्स, टकराव का खतरा, बिल्कुल ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त में कोई कमी नहीं आएगी। रंग दृष्टिहीनता, कलर ब्लाइंडनेस, वो एक अलग चीज है। और यहाँ पे मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, मानसिक विकर्षण, ये भी गलत है। आपकी रोशनी खराब है तो आपकी गाड़ी कहीं आप ठोक दोगे और आप एक्सीडेंट में आप घायल या आप डेथ हो सकती है आपकी। ठीक है, प्रश्न संख्या 424, according to Motor Vehicle Act 1988, what is the punishment for driving under the influence of drugs or alcohol for the second time and subsequent। यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अकॉर्डिंग सेकेंड टाइम नशीली दवाओं या शराब यानी कि दारू पी के आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या सजा है। आप सभी को पता होगा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इसका जो सेक्शन है 185 ये कहता है कि आप जो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। और इसका अपराध जो है 10,000 का पहली बार में, दूसरी बार में 15,000 का है। पहली बार में 6 मंथ आपको जेल में जाना पड़ेगा, दूसरी बार में आपको 2 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा, 2 ईयर। तो यहां पर कौन सा मैच हो रहा है, तो यहां पे 6 मंथ गलत हो जाएगा, 6 मंथ गलत हो जाएगा। सेकंड टाइम पूछा है ना, तो यहां पे 3,000 ये गलत हो जाएगा। यहां पे 2 साल 15,000 ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लिमिट की बात करते हैं एल्कोहल की, तो 30 mg मिलीग्राम किसमें, आपके 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में एल्कोहल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 242, एज पर आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस इन इंडिया, व्हाट इज द ग्रास पीरियड फॉर अप्लाइंग फॉर द रिन्यूअल ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस। भारत में आरटीओ यानी कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की छूट अवधि क्या होगी। यानी कि आप सभी को विदित होगा 2019 में जब से मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, उससे पहले 30 दिन पहले से लेके आप 5 वर्ष तक रिन्यू करवा सकते थे। लेकिन जो न्यू रूल है 2019 के बाद का, उसके अकॉर्डिंग आप 365 डेज बिफोर और 365 दिन डेज आफ्टर, है ना, दोनों चीजें याद रखनी है, 365 दिन पहले या बाद में, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा सेक्शन में बताता हूं, सेक्शन 15 जो है वो रिन्यू को लेकर है, रिन्यू को लेकर। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता देंगे कि आप जब ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं तो कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होता है। और ड्राइविंग लाइसेंस को एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल चल रहा है, उस पोर्टल का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 425, यहां पे एक प्रश्न पिछली क्लास में पुटअप हुआ था कि ड्राइविंग डीएल को लेके सवाल बताइए। तो डीएल के लिए अप्लाई 2 नंबर फॉर्म में होगा, डीएल को जारी फॉर्म संख्या 7 में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर इश्यू आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उस पर 7 या 7A लिखा होगा। 7A में स्मार्ट कार्ड लाइसेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज रिलेटेड विथ एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस। आप सभी को पता होगा एलएमवी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास में फॉर्म संख्या 1 होना चाहिए, और एलएमवी +40 प्लस एज आपकी हो चुकी है और
आप एचएमवी के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों ही मामलों में आपको फॉर्म संख्या 1A भरना होता है, जो कि मेडिकल फिटनेस होता है, मेडिकल प्रमाण पत्र जो एक डॉक्टर जारी करता है, और ये क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। तो यहां पर जो आप सेल्फ भर रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन, वो फॉर्म संख्या 1 में भरेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नॉर्मल स्थिति की बात हो रही है और फिजिकल फिटनेस की। ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ना, ये फिजिकल फिटनेस का ही होता है। प्रश्न संख्या 426, व्हाट डज ए यू शेप्ड एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड टुवर्ड द राइट मींस? नीचे दाईं ओर इंगित करने वाले यू आकार के तीर का क्या मतलब होता है? यू राइट साइड में अगर ऐसा है तो ये किस में होगा? अगर त्रिभुज में होगा तो दाहिना हाथ वक्र, वक्र तो केवल देखो एरो ऐसे होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नो टेकिंग राइट टर्न, राइट टर्न का तो यहां पे इसको क्रॉस भी करना पड़ेगा तब होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। रिवर्स बैंड ऑन द राइट, रिवर्स बैंड, हां ये दाहिनी ओर उल्टा झुके, ये भी हो सकता है। और एक है हेयर पिन दाहिनी ओर झुके, तो यहां पर एक्चुअल में करेक्ट तो यहां पे दिया नहीं गया, लेकिन इसका हेयर पिन बैंड इसका हो जाएगा भी, है ना। व्हाट डज द यू शेप्ड एरो, नीचे दाईं ओर इंगित करने वाला यू आकार का तीर का क्या मतलब है? यहां पे तीर है, यू आकार का तीर है, और तीर होगा तो इसका मतलब यू टर्न ही होगा। सॉरी, ये हेयर पिन दाईं ओर झुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बैंड, अच्छा ठीक है, रिवर्स बैंड सी क्यों नहीं हो सकता? रिवर्स बैंड होता है जिसे राइट साइड में रिवर्स बैंड होगा, देखो ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, ये भी त्रिभुज में होता है, तो ये रिवर्स बैंड ऐसे होता है, यू आकार में नहीं होता, तो सी भी गलत हो जाएगा अभी। समझ में आया नहीं आया? कोई कंफ्यूज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट इज द कॉशन टू बी टेकन बाय ए ड्राइवर व्हाइल अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन? किसी चौराहे पर पहुंचते समय चालक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर कोई रुक गया तो अन्य सभी वाहन गुजरने तक लंबा इंतजार हो जाएगा। नहीं, इंटरसेक्शन पर आपको धीरे और रुकना भी चाहिए, और ट्रैफिक सिग्नल उसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतीक्षा करें और बाईं ओर से अन्य वाहनों को पहले गुजरने दें। बाईं ओर से व्हीकल आने वालों को हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमें राइट लेफ्ट नहीं, राइट का ध्यान रखना है। रुकें और दाहिनी ओर से अन्य वाहनों को पहले गुजरने दें, बिल्कुल ठीक है। हमेशा कभी भी कहीं पर भी जाओ, आपकी जो राइट साइड के व्हीकल है उनको प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। समझ गए ना? ठीक है, इसके लिए आप सभी को पता है चौराहे के पास में गिव वे का साइन दिया होता है, और इस गिव वे का मतलब यही होता है कि जो मेन मार्ग पर जहां आप गुजर रहे हैं, जहां से आप निकल रहे हैं, वहां पे आपके राइट साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको आप प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 428, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री आई चेकअप कैंपेन कंडक्टेड फॉर ट्रक ड्राइवर्स बाय एनएचएआई इन 2017? एनएचएआई का मतलब है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई ने 2017 में फ्री आई चेकअप एक अभियान चलाया था, और उसका नाम, इसका मेन मोटो था इंश्योर क्लियर विजन एंड सेफ ट्रेवल, स्पष्ट दृष्टि एंड सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना। ड्राइवरों का फ्री में आई चेकअप किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये अभियान जो चला था वो किस लिए चला था। क्लास काफी लंबी हो चुकी है, क्वेश्चंस काफी अभी लेफ्ट हैं, तो हमें थोड़ा सा क्लास को मतलब स्मूथली फास्टली चलना होगा, ज्यादा टाइम हम नहीं ले सकते। फिर भी आपको कोई अगर किसी क्वेश्चंस पे डाउट हो तो आप मुझे बता देना। There are several hundreds of traffic signals available covering wide variety of traffic situations. Into how many types are they primarily categorized? विभिन्न प्रकार की यातायात स्थितियों को कवर करने वाले सैकड़ों यातायात संकेत उपलब्ध है। इन्हें मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो सभी को पता है आईआरसी, जिसकी स्थापना 1934 में होती है, रोड के संकेतों का प्रकाशन करती है। संकेत 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट जो गोलाकृति में होंगे, सेकंड जो क्वेश्चनरी होंगे, थर्ड जो कि आयताकार या वर्गाकार में होंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट शुड बी द कलर स्कीम ऑफ नंबर प्लेट फॉर प्राइवेट व्हीकल? प्राइवेट व्हीकल के लिए नंबर प्लेट कैसी होगी? व्हाइट नंबर प्लेट होगी। व्हाइट पर यहां पे जो है ब्लैक कलर में अक्षर और अंक होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट बेस्ड एंड ब्लैक नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Under what circumstances are the drivers at the risk of car hydroplaning? किन परिस्थितियों में ड्राइवरों को कार हाइड्रोप्लानिंग का जोखिम होता है? तो हाइड्रोप्लानिंग की जो स्थिति होती है वो भारी बारिश में होती है, और गाड़ी के टायर फिसलने लगते हैं और स्किडिंग होती है, तो वहां पे आपको गाड़ी को स्लो स्पीड में और अचानक ब्रेक नहीं लगाने की स्थिति में, एक्सीलरेटर नहीं दबाने की स्थिति में, पूरा क्लच नहीं दबाना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। न तो अचानक ब्रेक दबाना, न अचानक स्पीड बढ़ानी, न अचानक ब्रेक अप्लाई करके आपको क्लच दबाना, क्लच भी नहीं दबा सकते।
और स्टीयरिंग को आप ऑपोजिट साइड में काटेंगे। गाड़ी जिस साइड में स्किड हो रही है उसी साइड में गाड़ी को मोड़ेंगे तो आप स्किडिंग से बच सकते हैं। और ऐसी स्थिति बर्फीले क्षेत्रों में और भारी बारिश वाले क्षेत्रों में आती है। इन केस ए ड्राइवर वांट्स टू टेक राइट टर्न, चूज द बेस्ट रूल टू बी फॉलोड। यानी ड्राइवर को यू टर्न लेना है तो आपके लिए बेस्ट जो है ट्रिक क्या होगी? द ड्राइवर शुड कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। गिव द राइट इंडिकेटर, आपको राइट में सिग्नल देना है। एंड अराइव नियर द लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट में, क्योंकि राइट ले रहे हैं ना तो आप रोड पे लेफ्ट की ओर चले जाएंगे और यहां पे राइट का इंडिकेटर देंगे और लेफ्ट साइड ऑफ द रोड ही इज एंटरिंग, आप जिस साइड में जा रहे हैं उधर आप लेफ्ट साइड में चले जाइए, क्योंकि आपकी स्पीड जो गाड़ी की होगी कम होगी। यानी आप जिस रोड पे हैं वहां पे लेफ्ट में रहते हुए आप राइट टर्न का सिग्नल देंगे। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि लेफ्ट में रहते हुए राइट का सिग्नल दिया, राइट का सिग्नल देके आप जिस साइड में जा रहे हैं वहां पे एंटर करेंगे और लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक लग रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। चालक को सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए, सही संकेतक देना चाहिए और जिस सड़क में प्रवेश कर रहे हैं वहां उसके दाईं ओर पहुंचना चाहिए, दाईं ओर नहीं, गलत हो जाएगा। चालक को सड़क के मध्य में रहना चाहिए, सही संकेतक देना चाहिए, जिस सड़क में प्रवेश कर रहे हैं उसके मध्य में पहुंचना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। चालक को सड़क के मध्य में रहना चाहिए, दायां संकेतक देना चाहिए, सड़क में प्रवेश कर रहे हैं वहां बाईं ओर पहुंचना चाहिए, मध्य में नहीं रह सकते आप। ठीक है, यहां पर एक चीज जो कंफ्यूज कर रही है वो ऑप्शन नंबर बी, चालक को सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, वही संकेतक, सही संकेतक देना चाहिए, सही जिस सड़क में प्रवेश कर रहे हैं वहां दाईं ओर पहुंचना चाहिए। ये दाईं ओर गलत हो गया, एक तो दाईं, इसमें तो देखो दायां गलत है, इसलिए ये नहीं हो सकता, बाकी हो सकता था, आप राइट में रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चालक को सड़क के मध्य में रह गया, लेकिन आप मध्य में पहुंच नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जिस आप रोड पे पहुंचेंगे यू टर्न के बाद में वहां पर राइट साइड में कौन होगा? जो गाड़ियां स्पीड से चल रही है, जो पहले से चल रही है, इसलिए आप राइट में नहीं होके मीडियम में होके आप सबसे लेफ्ट लेन में पहुंचना होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मध्य गलत हो गया। चालक को सड़क के मध्य में दायां संकेतक देना चाहिए और कर रहे हैं वहां पे बाईं ओर पहुंचना चाहिए। यहां पर भी ये मध्य में है, मध्य में यहां नहीं होगा, बेस्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। What alerts the driver behind you that you are slowing down your vehicle? आपके पीछे वाले ड्राइवर को क्या सचेत करता है कि आप अपना वाहन धीमा कर रहे हैं? तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जब ब्रेक अप्लाई करेंगे धीरे करने के लिए तो आपकी गाड़ी की ब्रेक लाइट है जो पीछे लगी हुई है जो रेड कलर में ऑन हो जाएगी और ब्रेक लाइट को ऑन करते देख पीछे का जो ड्राइवर वो समझ जाएगा आगे चल रहा वाहन धीमा हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 434, Which of the following options is essential for obtaining a driving license? ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक होगा? तो आप ड्राइविंग लाइसेंस आप अगर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास में लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। बिना लर्निंग लाइसेंस के आप ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। Rule 138 of the Central Motor Vehicle Rules 1988 specifies the provisions related to which of the following options? केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1988 का नियम 138 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है? तो यहां पर ध्यान देना है, जो 138 जो रूल है वो लाइसेंस एवं पंजीकरण ये नहीं होगा। मोटर वाहन के लिए सिग्नल और अतिरिक्त सुरक्षा, बिल्कुल, यह जो मोटर वाहन को लेकर सिग्नलिंग और जो मतलब कि एडिशनल सेफ्टी फीचर होते हैं उसको लेके यहां पे उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चालक को दुर्घटना की सूचना ये भी गलत है, ड्राइवर की जिम्मेदारी ये भी गलत है। जैसे कि फर्स्ट एड किट है तो इसका भी उल्लेख धारा 138 में ही किया गया है। ठीक है, गाड़ी में स्टेपनी होनी चाहिए, सीट बेल्ट है, सेफ्टी फीचर जो होते हैं, जो लाइट इंडिकेटर वगैरह होते हैं गाड़ी में, तो उनका भी उल्लेख धारा 138 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये CMVR का रूल है भाई, CMVR 1989 का रूल 138। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Which among the following is related to फॉर्म 1A? अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपको देखो इसमें बताया, कब बताया था मैंने, अभी बता देता हूं मैं आपको। ये देखो यहां पे मैंने बताया था फॉर्म 1A किसमें काम आ रहा है? मेडिकल प्रमाण पत्र आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर फॉर्म 1A पूछा है तो ये क्या होगा? मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए होगा।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था एलएमवी के मामले में 40 प्लस एज हो जाने पर, या फिर एचएमवी एप्लीकेशन, अगर आप फॉर्म भरते हैं एचएमवी के लिए तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो एक डॉक्टर बनाएगा, जिसकी वैलिडिटी 6 माह होगी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, एलएमवी के मामले में 40 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए या व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा, उसको फॉर्म 1 में फिटनेस सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रैफिक साइन performs the function of ensuring the smooth operation of traffic on the road? किस प्रकार का यातायात चिन्ह सड़क पर यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का कार्य करता है? तो यहां पर जो मैंडेटरी जो होता है ना, मैंडेटरी साइन, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सड़क पर यातायात चिन्ह ऐसा है जो सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है कि भैया आपको ज्यादा स्पीड में नहीं चलानी, आपको हॉर्न यूज नहीं करना, आपको हॉर्न यूज करना है, आपको लेफ्ट में टर्न लेना है नहीं लेना है, चौराहे पर आपको मतलब कि जो सिग्नल्स दिख रहे हैं उनको फॉलो करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंडेटरी जो संकेत होते हैं वो बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को विदित होगा। मोटर व्हीकल एक्ट में इसके संबंध में धारा 118 का अनुपालन करना अनिवार्य है, नहीं तो धारा 177 के तहत 500 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, जो कि जनरल ऑफेंस माना जाता है। व्हाट डज सीपीसीबी स्टैंड्स फॉर? सीपीसीबी की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। यहां पर एक जो हमारी क्लास होगी फुल फॉर्म को लेके, तो यहां पर आपको सीपीसीबी DWI है ना, तो ये सारी फॉर्म में आपको करवा दूंगा। एक आरटीओ करवा दूंगा, मैं नोट कर लेता हूं, एक आरटीए करवा देता हूं, एक डीटीओ करवा देता हूं, डीटीए करवा देता हूं, आईआरसी आपको याद रखना है, एक मोर्थ का याद रखना है, एक एनएचएआई का याद रखना है। और भी कोई फुल फॉर्म होगी तो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी भी फुल फॉर्म का अगर आपको नाम याद नहीं है तो यहां पर सीपीसीबी का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। Which form is to be filled to apply for the pollution under control certificate? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा? तो पीयूसीसी के लिए यहां पर फॉर्म संख्या 59 होता है। एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फिटनेस के लिए कौन सा फॉर्म होता है। ठीक है, फिटनेस के लिए आपको फॉर्म है वो बताना है। एक इंश्योरेंस के लिए कौन सा फॉर्म होता है? इंश्योरेंस। 2 के फॉर्म बता दो, मान जाऊंगा भाई कि आप तैयारी कर रहे हैं। यहां पे पीयूसीसी का बता दिया है, फिटनेस का बता दो, इंश्योरेंस का बता दो। आरसी का मैं बता देता हूं 20 में अप्लाई और 23 में जारी। डीएल का बता देता हूं 2 में अप्लाई और 7 में जारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इंश्योरेंस और फिटनेस का बता दें, पीयूसी का मैंने आपको बता दिया है। फॉर पर्सन संख्या 440। द बिलो गिवन साइन इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? आप सभी को पता है यहां पर क्या दिख रहा है, एक बैरियर सा दिखाई दे रहा है जो कि गाड़ियों को रोकने और जाने के लिए परमिशन देगा, जैसा कि टोल टैक्स पे भी होता है, जहां चेकिंग पोस्ट होती है वहां पर भी होता है। तो बैरियर अहेड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का चेतावनी संकेत है, चेतावनी कॉशनरी साइन है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which vehicles in the below image have the right of way? सही स्थिति में कौन सा व्हीकल है? तो यहां पर देखो एक व्हीकल जो है, यहां पे एक रोड तो यहां पे आ रही है, ठीक है, ये है एक डॉटेड लाइन यहां पे है। अब यहां पर व्हीकल जो आ रहा है, ए व्हीकल जो है यहां पे यहां चल रहा था और इसने यहां मोड़ ले ली। एक व्हीकल ये आ रहा है और ये यहां आकर यहां मोड़ ले रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये व्हीकल जो है यहां से सीधा यहां घुस रहा है और इसमें जो ये व्हीकल है ये यहां बराबर में आके यहां ये टर्न ले रहा है। तो अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर इसमें पूछा है कि नीचे दी गई छवि में किन वाहनों को रास्ते का अधिकार है, कौन सा व्हीकल सही स्थिति में यहां पे जो है मतलब जा रहा है। तो आकृति ए में ए और आकृति सेकंड में ए, आकृति फर्स्ट में बी, आकृति सेकंड में भी बी। तो आपको ए और बी के बारे में, ये येलो कलर वाली ये बी है, ये भी बी है, ये ए है और ये ए है। तो अब आप सभी को पता होगा यहां पर देखो ये लेफ्ट में चल रहा है तो ये लेफ्ट में टर्न ले सकता है, तो इसका रास्ते का अधिकार है। बिल्कुल मान सकते हैं कि फर्स्ट का ए सही है। सेकंड में देखते हैं, यहां पे देखो ये जो गाड़ी है ये सीधी भाग रही, इसको यहां जाके यहां से लेना चाहिए था, इसको यहां से जाना चाहिए था, है ना। तो सेकंड का बी गलत हो जाएगा, है ना। तो सेकंड का ए सही हो जाएगा, फिर सेकंड में भी ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आकृति फर्स्ट में ए, आकृति सेकंड में भी ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which of the following is not a mandatory document to be produced while driving?
निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज गाड़ी चलाते समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का आरसी, वाहन का चालान, वाहन का बीमा। तो चालान दिखाना जरूरी नहीं है भाई, बाकी आपका डीएल है, आरसी है, फिटनेस है, टैक्स है, पीयूसी है ना, ये आपके सबसे ज्यादा जरूरी है, इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सारे जरूरी है, परमिट भी है, परमिट, इतने डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं भाई। What is the permissible width of the border of a road sign identification definition plate? सड़क चिन्ह की परिभाषा, प्लेट की सीमा की अनुमेय चौड़ाई क्या होगी? जो मतलब कि बोर्ड विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ ए रोड साइन, रोड का साइन दिखाने के लिए जो बॉर्डर होगा उसकी डेफिनेशन प्लेट जो होगी उसकी चौड़ाई, यानी कोई भी संकेत होता है इसके नीचे एक प्लेट लगी होती है, इसकी प्लेट की चौड़ाई पूछी है अभी, तो ये 20 mm होगी, ठीक है। ऑप्शन हमारे यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। Which of these is not one of the 4 steps that apply when dealing with a emergency on road? इनमें से कौन सा उन 4 चरणों में से एक नहीं है जो सड़क पर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए लागू होते हैं? किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए कौन सा काम आपके लिए काम का नहीं है, बाकी काम के होंगे? तो यहां पे सबसे पहले क्षेत्र को सुरक्षित बनाएं, जहां पर आप हैं वो मेक एरिया सेफ, बिल्कुल ठीक है। इवेल्युएट द इंजर्ड पर्सन फॉर इंजरीज, कोई घायल व्यक्ति है तो उसका मूल्यांकन करें कि कितना घायल है, कितनी उसको सहायता की आवश्यकता है। मूव द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम द सीन ऑफ द इंसिडेंट इमीडिएटली, घायल व्यक्ति को तुरंत घटनास्थल से हटा दें। आपको घायल व्यक्ति को घटनास्थल से हटाना आपका काम नहीं है, आपका काम है घटनास्थल पर जहां पर व्यक्ति इंजर्ड है वो स्थान सेफ है या नहीं है पहली बात, और फिर वो कितना घायल हुआ है वो काम करना। तो हटाना आपका काम नहीं है, मेन पर्पज हटाना नहीं है। सीक हेल्प और सहायता मांगे ये भी कर सकते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which form needs to be filled while applying for a learner license? लर्नर लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा? यहां पर देखो फॉर्म संख्या एक्चुअल में लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए फॉर्म संख्या 2 होता है, लेकिन फॉर्म संख्या 2 नहीं है। लर्निंग लाइसेंस जिसमें इश्यू होगा, वो फॉर्म संख्या 3 होता है, तो 2 नहीं है तो 3 को राइट मानेंगे भाई, ठीक है, याद रखना है आपको। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, लर्निंग लाइसेंस, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस में कोई श्रेणी ऐड करवानी हो, रिन्यू करवानी हो, इसको लेके एक सारथी पोर्टल पर SARTHI सारथी पोर्टल जो कि 2019 में यहां पे लागू हुआ, उसके बाद में फॉर्म संख्या 2 काम में आता है। फॉर्म संख्या 2 किसमें? इन सभी कार्यों में, ठीक है, याद रखना है आपको। अब मैं आपको बता दूं फॉर्म संख्या 2 ने किन किन फॉर्म का जो है स्थान लिया है। पहले फॉर्म संख्या 2 होता था, फॉर्म संख्या 4 होता था, फॉर्म संख्या 8 होता था, फॉर्म संख्या 9 होता था। इन चारों का जो है यहां पर फॉर्म संख्या 2 ने स्थान ले लिया है। अकॉर्डिंग टू द टायर एंड टारमेक रूल, व्हाट शुड बी द आइडियल डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स बैक टू बैक? व्हीकल एक यहां होगा, ये टायर, ये टायर, ये टायर, ये टायर, इसका स्थान इधर है भाई। एक व्हीकल यहां पर होगा, ये रहे टायर, ठीक है, और इसकी भी डायरेक्शन इधर ही है। यहां पे एक आदमी बैठा है, क्या बैठा है? आदमी बैठा है, जो कि टकाटक यहां पे देख रहा है। कहां पे देख रहा है? यहां पे देख रहा है। अब देखो टायर और टायर में नियम क्या है, ये जो टायर हैं इनके बीच की जो सड़क जगह है ना, ये टायर के बीच की, ये इस व्यक्ति को दिखनी चाहिए। अगर ये दिखती है तो इसका मतलब है आप दोनों व्हीकल के बीच की दूरी सफिशिएंट है, यानी आपके फ्रंट में जो व्हीकल खड़ा है उस व्हीकल के पीछे वाले टायर जो हैं, उन दोनों टायरों के बीच की जो सड़क है, क्या आपको यहां से ये जगह दिखती है? क्या दिखती है? तो सिर्फ डिस्टेंस है, और ये कम से कम 4 से 5 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 से 5 फीट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया नहीं आया? प्रश्न संख्या 447, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन व्हीकल इंश्योरेंस? निम्नलिखित में से क्या वाहन बीमा में शामिल नहीं है? लॉस और डैमेज बाय एक्सीडेंट और लाइफ, दुर्घटना या आग से हानि या क्षति। आग से हानि या क्षति हो जाती है कोई व्हीकल की या कोई और, तो यह शामिल है, बिल्कुल शामिल है। लिएबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी इंजर्ड और डेथ, तीसरे पक्ष की चोट या मृत्यु के लिए दायित्व, तो यह भी शामिल है। लॉस और डैमेज टू इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम,
अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर बिजली के सामान की अनेक क्षति, तो एक्स्ट्रा अगर पे करते हैं आप यहाँ पे इंश्योरेंस में, तो आप फुल इंश्योरेंस आपको मिलती है, ये भी शामिल हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली लॉस, डिप्रिसिएशन और मैकेनिकली ब्रेकडाउन, परिणामी हानि, मूल्य ह्रास और यांत्रिक खराबी, ये इसमें शामिल नहीं होता। भी कोई परिणाम आपके किसी हरकत की वजह से कोई काम हुआ है, या मूल्य ह्रास, कोई मार्केट डाउन हुआ है, या यांत्रिक कोई मैकेनिकली कोई इश्यू, गाड़ी में टायर पंचर हो गया, तो कोई कंपनी क्लेम थोड़ी करेगी। इसलिए यांत्रिक कोई खराबी है तो ये क्लेम नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 448, which section of the Motor Vehicle Act 1988 gives the power to a police officer in uniform to arrest a person without a warrant who commits an offense punishable under section 184, 185, 197? यानी कि आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो आपको बिना वारंट के यहां पे आपको अरेस्ट कर सकता है एक यूनिफॉर्म वाला पुलिस वाला आदमी। तो ये लिखा हुआ है धारा 202 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 449, which of the following gives correct information about the basic scheme adopted for road signs? निम्नलिखित में से कौन सड़क चिन्हों के लिए अपनाई गई मूल योजना के बारे में सही जानकारी देता है? नीले घेरे अनिवार्य निर्देश देते हैं, नीले घेरे बिल्कुल ठीक है, सर्कल है ना, तो ठीक है, मतलब कि हाँ ठीक है। रेड रेक्टेंगल यानी कि लाल त्रिभुज, लाल आयत पूछा भी, रेक्टेंगल है यहाँ पे, आयतों का उपयोग सूचना चिन्हों के लिए किया जाता है। तो यार ये लाल नहीं होता भैया, रेड नहीं होता, गलत हो जाएगा। ऑल ट्राइंगल साइन आर ब्लू, यानी जो त्रिभुज होते हैं ना वो ब्लू होते हैं, तो ये नीले नहीं होते, भी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑल मैंडेटरी रोड साइंस आर सर्कुलर विथ रेड बॉर्डर्स, यानी जितने भी अनिवार्य संकेत होंगे रोड साइन के वो सर्कुलर यानी कि गोल आकृति में होंगे विथ रेड बॉर्डर्स। क्या सारे अनिवार्य संकेत लाल बॉर्डर में होते हैं? ये भी गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि कुछ साइन रेड में होते हैं तो कुछ सर्कल ब्लू में भी तो होते हैं, है ना, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये ठीक है। ब्लू सर्कल्स गिव्स मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस, यानी नीले घेरे वाले अनिवार्य निर्देश हमें देते हैं जो हमें मानने चाहिए। समझ में आया नहीं आया? अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट डज दिस रोड साइन इंडिकेट? यह सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? आप सभी को पता है यहाँ पे बजरी सी उछल रही है, क्या उछल रही है? लूज ग्रेवल, ऑप्शन नंबर सी। और ये एक प्रकार का क्या है? चेतावनी संकेत है। क्या है? चेतावनी संकेत है, जो कि रेड बॉर्डर में आप देख पा रहे हैं। ये कभी भी ब्लू बॉर्डर में नहीं होते, रेड बॉर्डर में होते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस टाइप से आज हमने 401 से लेकर 450 तक क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसरो ड्राइवर, यूके SSSC, ITBP और हाई कोर्ट का और भी कोई सा भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए हमने 1000 प्लस PYQs कलेक्शन किया है, जिसकी PDF आपको स्टडी एट होम ऐप के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही शानदार PDF हमने बनाई है और आप इसको लेने के लिए सबसे पहले हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें और स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच। बता देना चाहता हूं ये PDF आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से इस PDF में शामिल किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे एक बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं। तो यहां पर आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। हमारे लिए कोई भी सुझाव है, चाहे फॉन्ट को लेके हो, साइज को लेके हो, हमारी वॉइस को लेके हो, हम स्पीड पढ़ाते हैं, हम समझाते हैं या नहीं समझाते हैं, हम सही पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं, क्लास यूजफुल है या नहीं है, आप अपना कीमती सुझाव एक सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जरूर आप PDF के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।